नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम दिल्ली के हर विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। हमने मुस्लिम समाज से बात किया, हमने महिलाओं से बात किया, बुजुर्गों से बात किया, जाट समाज से बात किया। अब हमारे साथ में सिख समाज के लोग यहाँ पर हैं। इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या माहौल है, सिख समाज का अपना क्या मुद्दा है वोट करने का। पिछले 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने इनके लिए कैसा काम किया और साथ में ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने सिख समाज के लिए कैसा काम किया। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, क्या लग रहा है, दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव होना है, सिख समाज से आप लोग आते हैं तो क्या सोच रहे हैं, क्या मूड में आप लोग का क्या मुद्दा है? तिवारी जी, आपका भी थैंक यू और आपके डीडीएन चैनल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। और थैंक यू इसलिए कि आपने हमें देखा और रैंडमली हमसे बात करने लगे। और हम तो आए इसी काम के लिए हैं। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से आए हुए हैं जी। तो अब यहाँ जो हमारा सिख समाज है वो अग्रेसिवली इनके अगेंस्ट है आम आदमी पार्टी के, जो इनके काम है पंजाब में और यहाँ के। और सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो पंजाब में इन्होंने नारा दिया था बदलाव, तो इस बार दिल्ली में बदलाव कर देना है। अच्छा, तो पंजाब के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। आपके पंजाब में क्या माहौल है, कैसा माहौल है? बड़े बड़े वादे किए थे पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब। तिवारी साहब, ऐसे है कि एक हिंदी में बोलते हैं काठ की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ती। तो इन्होंने 2-3 बार झूठ बोल लिए। अभी तो लोग यहाँ के लोग ही कहने लगे हैं कि जो वादे किए थे वो कोई पूरा नहीं हुआ। ऐसा ही हाल पंजाब में है। पंजाब में इन्होंने स्मार्ट स्कूल की बात की, कोई स्मार्ट स्कूल नहीं बनाया। वो जो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। जो भी इंडिया गवर्नमेंट के वेलनेस क्लिनिक थे उस पे रंग पोत के भगवंत मान जी की फ़ोटो लगा दी और उसको अपना बना दिया। अभी जब इनके जो ग्रांट्स थी वो जब इनको प्रॉब्लम आने लगी तो उस पर फिर रंग फेर के वो सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पर अगेन तख्ती लगा दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, भगवंत मान जी बीमार हुए, वो दिल्ली में आके यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अगर इन्होंने हॉस्पिटल बनाए थे तो वो पंजाब में अपने हॉस्पिटल में एडमिट होते। अगर इन्होंने दिल्ली बनाए थे तो दिल्ली के सरकार के हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए? एक भी विधायक या एक भी सीएम साहब, इनमें से कोई बता दे कि इनका कौन सा बच्चा इनके सरकारी जो स्मार्ट स्कूल है उनमें पढ़ता है, चाहे पंजाब में चाहे जहाँ। सारा ड्रामा है वो अभी एक्सपोज हो गया। वहाँ महिलाओं को बोल दिया कि आपको 1000 रुपया देंगे। लोकसभा की इलेक्शन आई, महिलाओं ने कहा कि आपने तो दिया नहीं, अब दे देंगे, 1100 दे देंगे। ना 1000 दिया ना 1100 दिया। अभी वो बेचारी रोज़ सुबह शाम भगवान को धूप करती है कि इनसे खेड़ा छूट जाए। तो ऐसे ही यहाँ किया है। और बड़े बड़े घोटाले आपने तो देख ही लिया जहाँ निकल गए हैं। यहाँ शराब के घोटाले में ये सारे अंदर हो गए हैं। हमारे पंजाब वाले मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया हुआ अपने आप से पंजाब की सारी शराब वो खुद ही ख़त्म कर देंगे, तो लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी भी हैं, तो सिख समाज के लिए मोदी जी ने कैसा काम किया? आप लोग 10 साल में कैसा देखे कि प्रधानमंत्री के तौर पे आप लोग के साथ में खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? देखो, मोदी जी बेसिकली मैं पंजाब से हूँ करके मेरे को पता है, पंजाब में मोदी जी बहुत लंबा समय रहे हैं और हमने उनकी पिक्चर्स देखी हैं। उस टाइम की पगड़ी बांध के रहे थे। अभी तो बांध लेते हैं वो गुरुद्वारा जाने के लिए, तब वो पगड़ी बांध के वहाँ रहे हैं। और उनके मन में सिखों के लिए, पंजाब के लिए बड़ा सत्कार है। चाहे वो करतारपुर साहब की कॉरिडोर बनाया है, चाहे जो हमारे साहिबजादे हैं उनके नाम को उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे, नॉट ओनली हिंदुस्तान लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उनकी शहीदी को प्रणाम किया है। और वो दिन जो है मनाने का अहद लिया है और मनाते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो मोदी जी ने सिख समाज के लिए किए हैं। और हम तो चाहते हैं कि ये जो सरकार है भाजपा की वो यहाँ भी आए और पंजाब में भी आए, ताकि हम सिख लोग जो हमारे रह गए हैं वो भी मोदी जी को बोलें और पूरे करवा लें। और एक बात तो है, दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो इनके झूठ में से कुछ भी नहीं निकलेगा और मोदी जी जितनी बात कह देते हैं वो उतनी कर देते हैं। बड़े सवाल इससे भी यही है कि क्या जो वादा कर रहे हैं मोदी जी, वो वादा लोगों तक छोर में आखिरी जो लाइन में खड़ा हुआ है वहाँ तक पहुँच रहा है? सवाल इससे भी। देखो, हमारे पंजाब में बोलते हैं कि जब दाल
पक गई है या नहीं उसको देखना होता है ना। सारा पतीला नहीं खाते, एक दाना निकाल के पता लग जाता। जो जो अदर स्टेट्स हैं उनमें जो वादे किए थे वो चल रहे हैं, चाहे वो महिलाओं की पेंशन के थे या दूसरे थे। और ऐसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है बहुत सी स्कीमें, आज टैक्स की देखो, उन्होंने कहा था कि हम जो मिडिल क्लास है उसको रिबेट देंगे, 12 लाख तक टैक्स ही उठा दिया। तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। हम तो चाहते हैं कि पंजाब में भी और यहाँ भी भाजपा की सरकार आए। उसका कारण ये है कि सेंटर में भाजपा है, अभी जाने वाली भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो ग्रांटें हैं, जो स्कीमें हैं, वो सारी की सारी एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ से फंड आ जाते हैं, वो वहाँ डिवर्ट करके और जगह यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे बच्चों को जो विश्वकर्मा योजना है, दूसरी योजनाएं हैं, वो इसीलिए नहीं पूरी पहुंच पाती क्योंकि इन लोगों की मंशा नहीं होती सरकार की कि भाजपा को कोई, जब मोदी जी को कोई क्रेडिट चले जाए। तो ये सरकार बदलेगी तभी लोगों के हालात बदलेंगे। बदल पाएगी, सवाल इस पे ये उठ रहा है। 26 साल से बीजेपी आ नहीं पाई दिल्ली के अंदर, तो इस बार कैसे आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, सवाल इस पे ये। ऐसे तो 70 साल हिंदुस्तान में भी बीजेपी नहीं आई थी, तो अब आ गई। तो जब बीजेपी जहाँ आ जाती फिर जाती नहीं। अच्छा। तो आप देख लो, गुजरात स्टेट देख लो, पास में हरियाणा है, वहाँ रिपीट होगी, तो ये जाते नहीं। तो एक बार लोगों को अपील करते हैं कि एक बार आप मौका दो, भाजपा को एक बार ला दो, इतने अच्छे काम करेंगे, आप खुद ही उनको बार बार जिता के यहाँ रखेंगे। और मैं ख़ास बात तो यही है कि जो ऊपर वाली स्कीमें हैं वो नीचे अदर सरकार होती है, तो वो क्रेडिट के बोलने का मतलब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ही फायदा हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर वाली सरकार नीचे होगी तो जो सेंटर की स्कीमें हैं वो डायरेक्टली लोगों तक पहुँच पाएंगे। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी ओंकार सिंह सैनी है जी। क्या कहना चाह रहे हैं, युवा हो, क्या सोच रहे हो इस बार दिल्ली चुनाव को? हमारे जो दिल्ली शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या एक ट्रैफिक की थी, दूसरी समस्या हमारी प्रदूषण की थी। केजरीवाल सरकार को यहाँ पे 12 साल हो गए हैं, इसमें से हमें किसी चीज़ से निजात नहीं मिली है अभी तक, और आगे मिलती दिख भी नहीं रही है। और हम एक तरफ मोदी जी की बात करें, उसने हमारे सिर्फ सिख समाज के लिए हमारे शायद हम लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। यहाँ पे दंगा पीड़ित कॉलोनी है तिलक विहार में, मोदी सरकार ने यहाँ पे 437 लोगों के परिवारों से लोग शहीद हुए थे। मोदी सरकार के एलजी साहब जो कि हमारे दिल्ली के खुद आके वहाँ पे अनाउंसमेंट करके जाते हैं 110 सरकारी नौकरियाँ जिनके घरों के अंदर ये केजरीवाल सरकार ने 5-5, 6-6 लाख के बिल भेज दिए। किसी टाइम पे वो माफ़ होती थी वहाँ बिजली के बिल, इन्होंने आते ही वहाँ बिजली के बिल भी लगाए और एक एक घर के लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए देते हैं। उसको देखते ही हमारे एलजी साहब ने वहाँ पे घरों के अंदर, जो कि आज तक विश्व के अंदर कभी नहीं हुआ, हमारी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है सरकारी नौकरी के लिए, हमारी एज देखी जाती है, उन्होंने सबके अंदर उनको छूट दी। और 55 साल का एक आदमी, एक औरत, 55 साल के लोगों को भी उन्होंने सरकारी नौकरी दी जिसकी की महीने की तनख्वाह 70 से 80 हज़ार रुपये है। और इतने उत्साहित हैं वो लोग। अभी तो दिल्ली के अंदर हमारी मोदी सरकार नहीं है, तब भी इतना काम कर रहे हैं। हम आयुष्मान योजना की बात करें, पूरे देश के अंदर आयुष्मान योजना लागू हुई, हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने वो भी नहीं आने दी। उनका कहना था यहाँ पे मेरे मोहल्ला क्लिनिक है जो कि सफिशिएंट है। अब आप ये बताइए, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो हमारे मोदी साहब ने कहा कि हम आपको आयुष्मान योजना के 5 से 10 लाख का इलाज मुफ्त देंगे आपको, उसके अंदर क्या 5 से 10 लाख का इलाज हो सकता है? किसी का ब्रेन का, किसी का लीवर का, किसी का हार्ट का एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। जब 2019-20 के अंदर कोरोना काल था, सारे लोग कोरोना से महामारी मची हुई थी, जहां नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर मुफ्त इलाज, लोगों को इंजेक्शन लगवाए, उस टाइम एक केजरीवाल जी अपने शीश महल बना रहे थे। उस टाइम पे 150 करोड़, जो कि महामारी के अंदर लोगों के लिए कितना सहायता 150 करोड़ से मिलती, इनको कोई मतलब नहीं था। जेब में 5 रुपये का पेन टांग लेते हैं और 150 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। इनका जो घर का वॉशरूम का पॉट भी है वो भी आरटी के अंदर खुला सा, वो भी 10 लाख रुपए का है। तो आप अभी जो मोदी जी का काम गिनवा रहे थे, इतने सारे काम, सेटिस्फाइंग इतने काम से, और भी कुछ उम्मीद रखते हैं मोदी जी से आप? एक जी हमारे यहाँ के कमल जी शेरावत जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमने लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी उनके साथ रहना होता था।
ऐसे कई भाई हमारे खड़े होके बोल दिया करते थे कि जी ये कमी है, ये कमी है। तो हमारे कमल जी शेरावत जी कहते भाई तेरे 10वीं में कितने नंबर आए थे? कहते हैं 53% आए थे। कहते मोदी जी को क्यों सोच लेते कि 100 में 100% आए उनके? कहते 100 में 100% भी आएंगे सिखों के लिए। 84 दंगा पीड़ित आज तक 40 साल हो गए, उनको इंसाफ नहीं मिला। मोदी जी ने आते ही सज्जन कुमार को जेल के अंदर डाला। इससे सारे दिल्ली शहर के अंदर हमारे सिख समाज के अंदर बहुत ही, जो 40 साल से हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, उन्होंने आते सबसे पहले ये तोहफा दिया। उसके बाद करतारपुर साहब को कॉरिडोर, जो कि बिना कहे लोग कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलवा दिया, इमरान खान ने खुलवा दिया। उनसे ये पूछिए, हमारे लोग बड़े सीधे किस्म के होते हैं, उनसे ये पूछिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ना साइन कर तो कॉरिडोर खुल जाता। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा 5 साल का एक्सटेंशन उन्होंने बिना कहे दे दिया उसका। 5 साल का नरेंद्र मोदी ने और एक्सटेंशन दे दिया। अब बाल दिवस, आज तक हमें अकबर, बीरबल, हुमायूं को इतिहास पढ़ाते आ रहे हैं। अब हमारे पूरे देश के अंदर, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम, मिजोरम, कर्नाटका, वहाँ पे हमारे सिखों का, हमारे छोटे 4 साहिबजादों का, जिन्होंने देश के लिए, हिंदू तफ के लिए कुर्बानियाँ की, अब उनका इतिहास पढ़ाया जा जाता है NCERT किताबों में। आप देखेंगे 26 दिसंबर को जगह जगह पेट्रोल पंपों के ऊपर एक अपना उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला, जितने भी हमारे देश के अंदर एम्बेसीज हैं वहाँ पे कीर्तन दरबार मैंडेटरी होंगे। इतना कुछ किया है आप लोगों के लिए तो? इतना कुछ किया है, अभी भी हम लोग ना समझे तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सारे सिख समाज से। अभी हम ये रजौरी गार्डन विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ पे एक तरफ है अपना चंदेला जी, दूसरी तरफ है हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी। एक चंदेला जी, उनको सिर्फ यहाँ का कूड़ा, उन्होंने 2 गाड़ियाँ लगा रखी हैं जी। एक एमएलए प्रत्याशी एक अपना गाड़ी ले घूमता है, यहाँ से कूड़ा उठवा, यहाँ से कूड़ा उठवा, यहाँ से कूड़ा उठवा। उनको कोई मतलब नहीं है लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं आने जाने की, यहाँ पे लगातार चेन स्नैचिंग हो रही हैं, बहू बहनें हमारी सेफ नहीं हैं। और एक तरफ यहाँ मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जो कि प्रॉमिस करते हैं, दावा करते हैं, कहते 10 करोड़ का एमएलए का एक बजट होता है, 10 करोड़ में हमारा यहाँ का सुधार नहीं होने वाला। 700-800 को मैं केंद्रीय सरकार से प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, जिससे पूरी रजौरी गार्डन विधानसभा की हम नई पानी की पाइपलाइनें दिलवाएंगे। और 6 महीने के अंदर उन्हें आश्वासन दिलाया है कि मैं करके दिखाऊँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह चंडोक है। क्या कहना चाहेंगे आप? वोटिंग है 5 तारीख को, अब तो समय नहीं रहे सोचने का, क्या लग रहा है? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में अभी पीछे 2022 का जो चुनाव था, उसमें आम आदमी पार्टी की 70 सीटों में 70 की जमानत जब्त हुई है, हारे नहीं, जमानत जब्त हुई है। और उसके बाद अभी हमारे वहाँ नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, जिसमें 11 नगर निकाय चुनावों में 10 में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और एक निर्दलीय विजय हुई है, यानी कांग्रेस का वहाँ पर बिल्कुल सुपड़ा साफ। यानी आज आम समाज में ये एक भावना घर कर गई है। भावना क्या, वो महसूस करने लग गया है कि अगर किसी विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें विकास की गंगा बहनी है, तो एक बात निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि डबल इंजन की सरकार अगर आती है तो निश्चित तौर पर वो जो योजनाएं हैं, जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, जो मोदी जी ने आज अगर 10 साल 75 साल बनाओ 10 साल। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। संडे गार्डियन एक इंग्लैंड से, लंदन से अखबार निकलता है, उसमें जब 2014 में मोदी जी आए तो पहली बार उसने लिखा कि ये राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग ये उपनिवेशवाद से ग्रसित लोग नहीं हैं, ये राष्ट्र को प्रेम करने वाले हैं, ये भारत माता को, भारत राष्ट्र को एक खंड के रूप में नहीं मानते हैं, ये जीते जागते राष्ट्र पुरुष के रूप में मानते हैं। और ये लोग जो हैं ये जरूर भारत, आज आप भारत में देखिए 10 साल मोदी जी ने, आप एयरपोर्ट देखिए, आप अभी गूगल में निकाल दीजिए 70, 100 आज उसके 150 एयरपोर्ट हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज जहाँ से डॉक्टर हमारे इस सारे समाज माशरे को
ठीक करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। वो कुल 600 कुछ हमारे 10 साल पहले मेडिकल कॉलेज थे जो बढ़ के 1500 हो गए हैं। आज अगर आप ये बात करेंगे 20% इलेक्ट्रिफिकेशन जो हमारी रेलवे में था, आज 10 साल के बाद 90% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। आज हमारे वहाँ अगर मैं बातें करूँगा, शौचालय आप नोट कीजिए, छोटा सा वर्ड है शौचालय, और हम लोग एक अगर विकसित क्षेत्र में खड़े हैं तो इसकी वैल्यू हम नहीं जानते। आप उस इंटीरियर या उस पर्वतीय क्षेत्रों पर या पिछड़े किसी क्षेत्र में जाएंगे तो वो शौचालय अगर घर पर नहीं है, उस मेरी माता बहन की पीड़ा को समझिए, जो सुबह दिन निकलने से पहले और शाम अंधेरा उनसे पहले वो शौचालय को जाती है, खेत में जाती है, और अगर बीच में उसको शौचालय आता है तो अपने पेट में दबा लेती है और अन्य बीमारियों का शिकार होती है। ये पीड़ा को अगर किसी ने समझा तो मोदी जी ने समझा, और एक नहीं दो नहीं करोड़ों शौचालय हिंदुस्तान में बन गए। ये उसको इज्जत घर के रूप में भी हम लोग मानते हैं, अपनी माता बहनों के लिए इज्जत घर के रूप में हम स्वीकार करते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी स्कीम मैं आपको और बताऊं, जनधन खाता, आपने नाम सुना है? आप जानते हैं हिंदुस्तान में 10 साल में कितने जनधन खाते खुले? 50 करोड़ से ऊपर, 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में 50 करोड़ से ऊपर जनधन खाते खोले गए, जिसका मैं उसका उदाहरण एक छोटा सा दूं। मेरे घर पर, मेरे अपने घर पर काम करने वाली एक मेरी बहन, उसने मुझे बताया कि भैया मैं जो अपना पैसा जोड़ती हूँ 2 या 3 हज़ार रुपया घर पे रखती हूँ, तो कभी अलमारी में, कभी तकिए के नीचे, कभी वहाँ रखती हूँ। कोई बैंक में खाता अगर भैया खुलता हो तो मेरा खुलवा दीजिए। तो साहब मैंने कहा आज की डेट में खाता, आइए बहन, लेके मैं बैंक में गया, मात्र एक उसका आधार कार्ड वो लेके, मात्र आधार कार्ड वो लेके गई, 0 बैलेंस में उसका खाता खुला। और उसके बाद वो दूसरे दिन को उसके आंखों में आंसू और किताब लेके आई और मुझसे बोली कि भाई साहब मेरी ये तीसरी पीढ़ी ने बैंक में खाता खुल गया है और मैंने अपने पैसे इसमें बैंक में रख के सुरक्षित, और अपनी कॉपी मैंने रख ली है। मैंने कहा तीसरी पीढ़ी? बोले मैं अपनी माताजी के साथ एक बार गई थी हॉस्पिटल, वहाँ बैंक में, तो उन्होंने इतने 2 4 6 फार्म रख दिए। बोले 2 तो गारंटर लेके आओ और 5,000 से 2,000 तक के पैसे जमा कराओ और तो तुम्हारा खाता खुलेगा। तो आप सोचिए किसकी सोच थी? ये मोदी जी की सोच थी। आज अगर हम ये बातें करते हैं समाज में विकास की, अब मैं संस्कृति की बात करता हूँ। हमारी हिंदू संस्कृति में आज 500 साल, उस 500 साल में हमारा जो कलंक था उसे धोने वाले कौन? ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने वो 500 साल का हमारा जो हिंदुओं का सिर पे कलंक लगा हुआ था, जो हमारे रामलला की मूर्तियों को 74 साल से हमारे रामलला को टेंट में विराजमान रखते थे, आज भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान है रामलला। ये है संस्कृति की जीत। आज उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप अगर देखेंगे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, उसके बाद अगर आप और आगे बढ़कर देखेंगे तो आज अगर आप देखेंगे हमारे बाबा केदारनाथ जी, आज हमारे बद्रीनाथ जी, आज हमारे अलग जितनी हमारी संस्कृति हमारे मंदिर हैं, आज अगर आप देखेंगे उज्जैन देखिए, जो उज्जैन हमारा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है अपने पितरों के उसके लिए, तो वहाँ पर जाइए, उस कॉरिडोर को देखिए। तो ये ध्वस्त कर चुके थे जो हमारे आज जो केंद्र सरकारों पूर्व में थी। तो उन केंद्र सरकारों की अगर बात करूँ मैं सिख धर्म के बारे में, तो आप एक बात बताइए, रामलीलाओं में हम लोग जाते हैं, रामलीलाओं में इतने सालों से रामलीलाएं होती आ रही हैं, हम लोग जाते हैं रामलीलाओं में, और रामलीला में हमको सब कुछ पता होता किरदार पात्र क्या करेगा, लेकिन फिर भी हम बड़े उत्साह से उसमें जाते हैं उसका। और उसके बाद और रामलीलाओं के बाद हम एक पुतला फूंकते हैं। किसका फूंकते हैं? रावण का पुतला फूंकते हैं। और रावण का पुतला इसलिए फूंकते हैं कि वो एक बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो इसलिए फूंकते हैं। मगर आप पूर्ववर्ती सरकारों को देखिए। आज मैं एक बात आपसे बता दूं कि जैसे हम उसका पुतला फूंकते हैं, ऐसे यहाँ दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये क्या है?
किसकी गलती? इस संस्कृति धरोहर को हटाकर आज 10 साल से मोदी जी हैं, क्यों नहीं हटाया गया अभी तक? जी साल नहीं बीजेपी हटा दिया। औरंगजेब रोड को बदल दिया गया है और भी बहुत सारे रोड हैं और दूसरी रोडें हैं उनको भी मैंने अभी एक चीजें बताता हुआ आपको आ रहा हूँ। जैसे आज हमारा बाल दिवस, वीर बाल दिवस, उस महान आत्माओं को नमन है, उस हमारे मोदी जी का उन सिखों को, उनके जो जिनके कारण उन छोटे छोटे निरीह बच्चे 6 साल और 9 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। आप उसके अगर इतिहास में पढ़ेंगे कहीं उनका नाम नहीं था। आज वीर बाल दिवस पे हमारे देश में छुट्टी होने के बाद हर एक जगह, हर मंडल में, हर शहर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम गुरुद्वारों में किए जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहाँ पर एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उस दिल्ली में, इस दिल्ली के चांदनी चौक में जिस जगह पर हमारे गुरु 9वें गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई और जिस लाल किले से वो फतवा जारी हुआ, तो उस लाल किले में उनके पूर्ण होने पर हमारे सिखों के वहाँ पर कीर्तन दरबार लगाए गए। उसी लाल किले में ये सब क्या है? ये सांस्कृतिक हमारी विरासतों को जिंदा, उसको आपके हिसाब से मैं जितना आपको समझ पाया मैं कि मोदी जी ने सांस्कृतिक इसको जिंदा कर दिया, एक पुनर्जन्म दिया है इसको। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में क्या फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? इतना काम आपने गिना दिया, ठीक है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, चुनाव है विधानसभा का, तो मोदी काम का दिल्ली में कितना असर पड़ेगा? यस, आपने अभी जो बात कही कि इन सब कार्यों का ऐसा है, ये जो समाज के अंदर अब लोग विचरण कर रहे हैं, ये सब में अपना बुद्धि विवेक और बहुत आज की समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने भले बुरे का चिंता करता है, इस देश का, इस राष्ट्र का चिंतन करता है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये विधानसभा का इलेक्शन और केंद्र का नहीं है, केंद्र से ही विधानसभा में योजनाएं। अरे मैं ये कहता हूँ, दिल्ली का तो हशर क्या, वहाँ शराबबाजी, एक बोतल के बदले बोतल फ्री, क्या ये योजनाएं हैं? क्या दिल्ली को क्या दिया आम आदमी पार्टी ने कि आपके लिए एक बोतल के बदले बोतल दी? अगर इस शहर दंगा दिया, मैं जिस राज्य से आता हूँ उत्तराखंड से, यूसीसी का पहला प्रदेश हमारा बन गया सारे राष्ट्र में, पता आपको? यूसीसी 26 जनवरी को लागू हो गया। उसके अलावा धर्मांतरण कानून वहाँ बन गया। आप अगर समझिए, विधानसभा की बात करते हैं, दिल्ली में होने के बाद ये सब चीज़ें लैंड जिहाद जानते हैं क्या होता है? जो कहीं भी आपने चादर दो डाली और उसमें डाल के वो जगह का कब्जा कर लिया और उसको कोई ना कोई उसको जायरीन आ गए और वहाँ जारत बना दी, ये ऐसा नहीं। उत्तराखंड में 5 से 7 हज़ार एकड़ लैंड वो खाली कराई गई। ये सब चीज़ें अब लोगों की समझ में आ गई हैं और इस बार दिल्ली में 100% कमल का फूल खिलने वाला है। और देखिए, मैं यहाँ पर कुछ दिनों से यहाँ हूँ और मैंने यहाँ महसूस किया है लोगों के दिलों की आहट को। अगर वो बहुमत आएगी, सवाल ही निश्चित तौर पर इस बार जनता ने मन बना लिया है और मन बना लिया है कि दिल्ली में पुनः अब ये सरकार, जिसने समाज को, समाज की भावनाओं को, समाज की संस्कृति को कुचला है, वो अब यहाँ नहीं आने वाला। में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ निश्चित तौर पर खिलने वाला है। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? आप बात नहीं करेंगे जी? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह पर। तो लग रहा है दिल्ली में इस बार बीजेपी आप बिल्कुल 100% आएगी, 100% आएगी बीजेपी सरकार। क्या नाम है आपका? मैं जगरूप सिंह। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में बीजेपी सरकार। समाज सिख समाज से सिरसा जी के साथ में है, बीजेपी के साथ में है। बिल्कुल। आखिरी में क्या लग रहा है कि दिल्ली में कितनी सीट आने जाती दिखाई दे रही है? दिल्ली में जी कम से कम हम 40 से 45 सीटें लेके आ रहे हैं, जो हमारा लेटेस्ट सर्वे हुआ है। और हम पश्चिमी दिल्ली के अंदर 5 में से हमारी 4 सीटें आ रही हैं, निश्चिंत है। जो बाकी 1 सीट के ऊपर थोड़ा बहुत पेश फंसा हुआ है, हमें वो भी उम्मीद है आखिर के अंदर वो भी हम जीत के जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है। तो सिख समाज के लोग हमारे साथ में थे। लगातार हर समाज के लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके माहौल को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे किसी और विधानसभा में, लोगों से बातचीत करेंगे और वहाँ का माहौल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।